आज का विषय है से का बाजार नियम, सेस लॉ ऑफ मार्केट। अब हम लोग एक अलग दिशा में, एक अलग एरा में घुस चुके हैं। अभी तक हम लोग राष्ट्रीय आय पढ़ रहे थे, तो राष्ट्रीय आय समझ लो इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। अब हम लोग सिद्धांत में घुस रहे हैं, सिद्धांत में प्रवेश कर रहे हैं। और सिद्धांत वो जो कि स्टार्ट हुआ था, जहाँ से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई है, अब उसको पहले से स्टार्ट हुई थी, लेकिन जहाँ से हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स, यानी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में हम सबसे पहले से का बाजार नियम ही पढ़ रहे हैं। से चूँकि जेबी से एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे जो कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स से बिलोंग करते हैं। उस समय ये थे, इनका नाम जो है सबसे पहले आता है क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में, तो इनको ही हम पढ़ लेते हैं। पहले इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, बहुत ही फेमस सिद्धांत था, या इसको मान लो कि आधार था, इकोनॉमिक्स का एक तरह से आधार था। तो उन्होंने दिया था और उसका नाम था पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है। इसी को अगर अंग्रेजी में लिखें तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है। इनका कहना यह है कि ये बाजार का जो रूल है, जो बाजार का नियम है, इसी को जो बाजार का जो नियम है वो अपने अनुसार हर चीज़ को परिवर्तित कर लेती है। उसमें किसी को दखल देने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब कोई ये ना करे कि नहीं हम इसको ऐसा कर दें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बाजार स्वयं अपने आप सब कुछ करती है, उसमें किसी को कोई दखलंदाजी नहीं देना है। तो इसीलिए ही वो कह रहे हैं पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है। अब इस बात को समझो कि कैसे बना लेती है पूर्ति। पूर्ति क्या होती है? पूर्ति का मतलब होता है कि जैसे बाजार में कोई सामान बिकने के लिए आए तो वो पूर्ति है, और मांग वो होती है जो किसी व्यक्ति द्वारा उसको खरीदा जाता है, वो मांग होती है। तो पहले पूर्ति का मतलब केवल बाजार में ही नहीं है, बल्कि पूर्ति का मतलब वो है जहाँ से प्रोडक्शन हो जाए। प्रोडक्शन हुआ वो समझ लो कि आपके लिए पूर्ति तैयार है। यानी अगर हम तमाम प्रोसेसेस ना लें, केवल एक प्रोसेस लें, यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता तक ले, तो उत्पादक जो है ये पूर्ति करता है और उपभोक्ता जो है वो मांग करता है। तो ये मांग है और ये पूर्ति है। तो ये हम मान लेते हैं कि प्राइमरी स्टेज यानी इनिशियल पोजीशन जो है कि जहाँ से उत्पादन होता है, अगर हम उसको अपने शब्दों में कह लें तो ये मान लो कि उद्योग। तो उद्योग से जो वस्तु बनती है, तो आप देखते हैं कि वो कैसे अपनी मांग बनाती है। तो हम जब उत्पादन करते हैं तो ये उत्पादन ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि हमें जो उत्पादन करना है हम सब कुछ हमारे पास उपस्थित है, या हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, हमने नाम लिया और उत्पादन हो गया। ऐसा तो होता नहीं है। होता तो ऐसा है कि अगर हमें कोई चीज़ बनानी है, यहाँ पे हमें कोई चीज़ उत्पादन करनी है, ये मान लेते हैं कि ये उत्पादन है, और उत्पादन है तो ये उपभोक्ता ने उसको खरीद लिया। ये उपभोक्ता के पास जाएगा, उपभोक्ता के पास जाके यानी पूर्ति कर रहा है। तो ये जो है उपभोक्ता से कुछ लेगा, लेकिन अभी मैं इसके बिकने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ,
बिकने के बाद क्या हुआ तो मांग हो गई। अभी मैं पहले बात कर रहा हूँ कि जब इसको उत्पादन की ज़रूरत है, उस समय जब ये उत्पादन की ज़रूरत है यानी इसको उत्पादन करना है तो ये क्या करेगा, दूसरे से मांग करेगा जो कच्चा माल है। अपनी भाषा में कह दें तो वो जो कच्चा माल है यानी उत्पादन के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है उनकी डिमांड करेगा। तो पूर्ति, यही जो पूर्ति है वो अपनी मांग स्वयं बना ले रहा है, बना रहा है ना। तो उसने ये जैसे ही पूर्ति की सोचा, पूर्ति के बारे में सोचा, बनाने के बारे में सोचा, वैसा ही उसने वस्तुओं को आयात करना यानी खरीदना शुरू कर दिया जो उसके लिए आवश्यक है यानी उस वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो इसी को ही कहते हैं कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है। और बाद में कीन्स ने इसी को उल्टा कर दिया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं नहीं बनाती बल्कि मांग अपनी पूर्ति बनाती है, मांग अपनी पूर्ति बनाती है। यानी मांग, ये उपभोक्ता जो है वो उपभोक्ता ने मांग किया, पहले उपभोक्ता मांग करेगा, फिर जब उपभोक्ता मांग करेगा तो यानी उपभोक्ता पहले खरीदेगा, जब उस चीज़ की कमी होगी तब उसकी पूर्ति की जाएगी। तो ये केन्स ने कहा, लेकिन ये जो पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है इसको से ने कहा था और इसी को ही से का बाजार नियम कहा जाता है। इसको बहुत अच्छे से याद कर लो। पूरे इकोनॉमिक्स में नहीं अगर तो कम से कम समष्टि अर्थशास्त्र में तो इसकी पूरी आवश्यकता पड़ेगी ही। से के बाजार नियम की मान्यताएं। पहली मान्यता है, देखो से ने क्या कहा, पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है। तो पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है, इसको पूरा करने के लिए यानी इस अपने सिद्धांत को की व्याख्या के लिए उन्होंने मान्यताएं भी मानी। एजम्पशंस के लिए उन्होंने कई एजम्पशंस लिए हैं और इसमें जो हम एजम्पशंस ले रहे हैं उसको हम केवल से के बाजार नियम तक ही सीमित नहीं रखेंगे बल्कि ये प्रतिष्ठित सिद्धांत के लिए भी यही मान्यताएं हैं और यही आलोचनाएं भी हैं। तो देख लेते हैं जो से के बाजार नियम की मान्यताएं थी या इसको हम कह लें कि क्लासिकल सिद्धांत की मान्यताएं थी, तो दोनों एक सी ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो पहला क्या था, पूर्ण रोजगार। से ने माना कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, अर्थात ना तो कोई बेरोजगार होता है और ना अधिक रोजगार की समस्या होती है। तो सब पूरी तरह से संतुलन में होता है, कोई बेरोजगार भी नहीं होता है और कोई काम रह भी नहीं जाता है, सारा काम भी हो जाता है और सबको रोजगार भी मिल जाता है। अब वो अलग की बात है कि उनको सैलरी कैसे मिलती है और उनको कैसे लगाया जाता है, वो सब हम आगे पढ़ लेंगे। और फिर दूसरा है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता देखो ये कहीं भी होगा, ये दोनों तो आप मान के चलो कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें तो होंगी ही होंगी। तो अगर क्लासिकल इकोनॉमिक्स में हम प्रवेश किए हैं तो ये दो चीज़ें तो हमेशा लेके ही चलो। तो पूर्ण रोजगार और पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण रोजगार के बिना तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही समझ लो अधूरा है। हालांकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहना है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में ये अधूरा ही है पूर्ण रोजगार के बिना। और पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की ऐसी स्थिति है जिसमें अधिक संख्या में क्रेता और अधिक संख्या में विक्रेता होते हैं, यानी ये अधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं। अब और भी मान्यताएं हैं, जैसे एक ही वस्तु होनी चाहिए, उसकी साइज, उसके रैपर, उसका रंग, उसका वजन सब सेम होना चाहिए। तो और उसमें जो कोई कीमत घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, ये पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताएं हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता एक पूरा का पूरा समझ लो सिद्धांत है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा, पीछे पढ़ भी चुके हैं फर्स्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता और इसके साथ स्वतंत्र अर्थव्यवस्था।
ये एक बहुत बड़ी बात है। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था इसको समझने की बात है, जिसको हम लेसेस फेयर कहते हैं। लेसेस फेयर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था मतलब सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है या किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं ही बना लेगी, किसी को उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन ऐसा शायद संभव नहीं है, लेकिन आगे चल करके देखेंगे। और तटस्थ मुद्रा, अब से का कहना है कि जो मुद्रा का काम है वो केवल और केवल खरीद बिक्री करना है, यानी लेन देन का काम है बस, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। यानी हम उसको संचित नहीं कर सकते हैं। हम जैसे अगर चाहें कि संचित कर लें तो संचित नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए ये सिद्धांत यहीं से आया कि y = c + s या y = c + i, ये सिद्धांत, ये समीकरण यहीं से ही आया है। तो इसमें क्या कहा गया है, s = i, यानी जो हमारी बचत होगी वो निवेशित कर दी जाएगी, मतलब हम अपने पास बिल्कुल कुछ भी बचत नहीं करेंगे। ये क्या कह रहा है, तटस्थ मुद्रा के लिए कह रहा है, यानी मुद्रा जो है हमारी तटस्थ है, वो केवल और केवल लेन देन का काम करती है, वो बचत या संचय का काम नहीं करती है। और उसके बाद संचय प्रवृत्ति का अभाव, दूसरी वही बात है कि संचय प्रवृत्ति का अभाव, हम संचित मुद्रा को संचित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी और है, यानी अति उत्पादन नहीं हो सकता है। ये इसकी मान्यता क्या है, अति उत्पादन असंभव अति उत्पादन असंभव है। यानी अगर ये प्रक्रिया पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में चलती रही तो अति उत्पादन संभव ही नहीं है। यानी हम जो ये मान लेते हैं कि जितना उत्पादन कर रहे हैं उतना मांगा जा रहा है, लेकिन और ऐसा कभी नहीं होगा कि हम जितना उत्पादित कर रहे हैं उससे कम मांगा जाए। यानी कम मांगा जाए का मतलब है कि उत्पादन हमारा बचा रह जाएगा, तो ऐसा असंभव है, ऐसा कभी भी होगा ही नहीं। लेकिन आपको पता है 1930 की महामंदी, आगे चलकर चर्चा करेंगे। अति उत्पादन असंभव है, स्वयं समायोजन कर ही लेता है, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, बचत एवं निवेश सदैव बराबर होते हैं। और तो इस तरह से हमने ये देखा कि शेयर के बाजार की जो मान्यताएं हैं काफ़ी हद तक तो सही भी हैं, लेकिन अब वो समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो समय के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन हुए, जिसकी आलोचना केन्स ने की। शेयर के बाजार नियम की आलोचनाएं, शेयर के बाजार नियम की सबसे बड़ी आलोचना केन्स ने किया, और सबसे पहले केन्स ही थे जिन्होंने शेयर के बाजार के नियम की आलोचना की थी। और ये आलोचना हुई कैसे, क्योंकि ये सिद्धांत हमेशा कहता है अति उत्पादन असंभव है, यानी अति उत्पादन हो ही नहीं सकता। जितनी पूर्ति की जाएगी उतनी पूरी डिमांड हो जाएगी, तो बचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ऐसे, लेकिन जब 1930 की मंदी आई, 1930 की मंदी ने सारा का सारा पोल खोल के रख दिया। तो उसमें हुआ क्या था कि सबसे बड़ी वही अति उत्पादन ही हो गया, यानी सारा का सारा माल डंप हो गया। और सारा का सारा माल जब डंप हो गया, यानी बिक्री बंद हो गई, इसका मतलब ये था कि लोगों के पास क्रय शक्ति क्षमता खत्म हो गई। और जब लोगों के पास क्रय शक्ति खत्म हो गई, यानी मुद्रा की कमी हो गई, तो वो कहाँ से मांग करेंगे, डिमांड नहीं कर पा रहे। और इधर चूंकि जो उद्योगपति हैं, जो उत्पादन करता है, उनको तो ये पता है पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेगी और अति उत्पादन असंभव है। वो इसको तहत उत्पादन करते रहे और उत्पादन करते रहे, जितना उनके पास मुद्रा थी उस सब का उत्पादन वो कर दिए, वो चलता रहा। और इस तरह से सारा का सारा माल जो है, सारा का सारा प्रोडक्शन जो है वो डंप हो गया। और जब डंप हो गया तो अब लोगों के पास पैसे नहीं हैं, और लोगों के पास जब मुद्रा नहीं है तो वो अब कुछ खरीद नहीं सकते, और जब खरीद नहीं सकते हैं तो फिर जो माल है वो बिकेगा नहीं और कोई उत्पादन भी नहीं होगा। फिर इसकी समस्या के समाधान के लिए केन्स ने एक सिद्धांत दिया।
सबसे पहले आए और उन्होंने बहुत सिंपल सा सिद्धांत दिया, गड्ढे खोदो और पाटो। गड्ढे खोदो और पाटो, ये एक सिंपल सिद्धांत था, लेकिन वास्तव में सिंपल नहीं था। ये एक सिद्धांत को जन्म दे रहा था। 1936 में वही बुक आई, ये इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, मनी एंड एम्प्लॉयमेंट। ये पूरी बुक आई किस पे? केवल यही, गड्ढे खोदो और पाटो। तो इससे क्या, इसका उद्देश्य क्या था? गड्ढे खोदो और पाटो का उद्देश्य ये था कि भाई सरकार किसी को ऐसे पैसा तो देती नहीं है फ्री में, तो सरकार को ये सुझाव दिया कि आप लोगों से रोजगार, लोगों को रोजगार दो। लोगों को रोजगार आपके पास है नहीं क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो क्या करना, आप केवल गड्ढे खुदवा लो और गड्ढे, दिन भर गड्ढे खुदवाओ और शाम को उसको पटवा दो। तो उसके बदले में उन लोगों को मजदूरी मिलेगी और मजदूरी मिलेगी यानी क्रय शक्ति आएगी, और जब क्रय शक्ति आएगी तो लोग जो माल है या जो उपभोग की वस्तुएं हैं उनको खरीदेंगे, और जब खरीदेंगे तो स्टॉक खत्म होगा, और जब स्टॉक खत्म होगा इसका मतलब है कि वो मुद्रा जो है इधर उत्पादक के पास आएगी। उत्पादक के पास आएगी तो उत्पादक फिर से उत्पादन करेगा और इस तरह से अर्थव्यवस्था फिर से रोटेशन में आ जाएगी, तो अर्थव्यवस्था फिर से चलने लगेगी। फिर तो ये उनका सुझाव था। अब देखते हैं केन्स ने जो आलोचनाएं की थी इसके आधार पर वो कौन कौन सी आलोचनाएं थी। सबसे पहले तो पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है, स्वयं बना ही नहीं पाती है, यही एक गलत सिद्धांत था। वह बल्कि मांग अपनी पूर्ति बनाती है, यानी अगर हम डिमांड करेंगे, मांग करेंगे जिस वस्तु की, तो वो वस्तु जो है पूर्ति की जाएगी, वो हमारे पास मार्केट में आएगी, तब हम उसको जो जैसे पहले आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे तो हम पहले उपभोग पढ़ते हैं फिर उत्पादन पढ़ते हैं। तो उपभोग वही है कि पहले डिमांड की जाती है फिर उसकी पूर्ति की जाती है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, यानी पहले उत्पादन किया जाता है फिर उपभोग किया जाता है। तो ये जो है केन्स ने इसको उलट दिया कि मांग अपनी पूर्ति स्वयं बना लेती है। और दूसरे, अति उत्पादन असंभव, अति उत्पादन संभव। यहाँ अति उत्पादन असंभव था और यहाँ अति उत्पादन संभव। इसको हम लोगों ने 1930 की महान मंदी, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 30s देख चुके। और पूर्ण रोजगार एक कल्पना, पूर्ण रोजगार वास्तव में होता ही नहीं है। अगर ये हम इसके बाद प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत पढ़ेंगे केन्स का, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे पूर्ण रोजगार असंभव है, पूर्ण रोजगार नहीं होता है, बल्कि आंशिक रोजगार होता है। पूर्ण रोजगार एक पल के लिए होता है, यानी कुछ समय के लिए होता है, बाकी आंशिक रोजगार ही होता है। और मुद्रा तटस्थ नहीं, स्वयं समायोजन संभव नहीं, स्वयं समायोजन संभव नहीं है, यानी I=S जो है वो संभव नहीं है। I=S तो संभव है लेकिन कभी कभी नहीं है। ये जो है स्वयं समायोजन की जो बात है, मतलब सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तो ऐसा संभव नहीं है। बिना सरकारी हस्तक्षेप के कभी अर्थव्यवस्था में सुधार हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो अर्थव्यवस्था इस समय घाटे में चल रही है, अगर सरकार उस पर कोई काम ना करे, सरकार उसको सुधारने का प्रयास ना करे, तो अर्थव्यवस्था क्या अपने आप से ऊपर उठ जाएगी? ये असंभव है, इसलिए ये स्वयं समायोजन नहीं हो सकता है। और मुद्रा तटस्थ नहीं, मुद्रा यहाँ पे क्या कहा गया था कि मुद्रा जो है वो केवल और केवल लेन देन का काम करती है, वह संचय का काम नहीं करती है। जबकि केन्स ने कहा कि जो मुद्रा है वो लेन देन का तो काम करती ही है, साथ में ये संचय का भी काम करती है। और संचय 3 उद्देश्यों से किया जाता है। कौन कौन? लेन देन उद्देश्य, आकस्मिक उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। इसकी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं और आगे भी जिक्र है तो आगे भी कर लेंगे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि मुद्रा केवल और केवल लेन देन का काम नहीं कर रही है, बल्कि संचय का भी काम कर रही है। राज्य का हस्तक्षेप जरूरी, राज्य का हस्तक्षेप जरूरी, यहाँ पे कहा गया राज्य का हस्तक्षेप
ये पूर्ण स्वतंत्र की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है राज्य का हस्तक्षेप जरूरी। अगर राज्य हस्तक्षेप ना करे तो अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी नहीं चल पाएगी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, इसके लिए उन्होंने राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, दो नीतियों का सुझाव दिया। हालांकि मौद्रिक नीति जो है वो RBI से संबंधित है और जो राजकोषीय नीति है वो सरकार से संबंधित है, जिसमें हीनार्थ प्रबंधन को लिया जाता है, यानी जो बजटिंग की जाती है, जो बजट बनाया जाता है वो राजकोषीय नीति के तहत आता है। और मौद्रिक नीति RBI अपनाता है। हम जब सेकंड पार्ट इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। फिर राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है, इसके लिए राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। हालांकि केंद्र जो है राजकोषीय नीति को मानते हैं, मौद्रिक नीति को कम महत्व देते हैं। बचत एवं निवेश सदैव समान नहीं रहते हैं, I=S हमेशा नहीं रहते। जैसे कोई अगर उत्पादक उत्पादन करना चाह रहा है तो वो निवेश करेगा, तो क्या निवेश जितना करेगा उतना ही उसको प्राप्त होगा? नहीं, वो उससे ज़्यादा प्राप्त करने के लिए निवेश कर रहा है। तो ये हर समय पे I=S नहीं होता है। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो हमारी आय का जो भाग बच जाता है, ये ज़रूरी नहीं कि हम सारा का सारा निवेश ही कर रहे हैं। कुछ भाग बचत कर लेते हैं, कुछ निवेश कर लेते हैं, तो दोनों बराबर कहाँ हुए? नहीं हुए। तो S=I जरूरी नहीं है कि बराबर होगा। हालांकि केंस ने भी इसको हमेशा अपने समीकरण में S=I ही माना है। तो और अव्यवहारिक एवं भ्रमपूर्ण, यह सिद्धांत को केंस ने बताया कि अव्यवहारिक है, यानी पूर्ति अपनी मांग कभी बना ही नहीं सकती है, बल्कि मांग अपनी पूर्ति बनाएगी। इसलिए इन्होंने इसको अपूर्ण एवं भ्रमपूर्ण बताया।